सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान को खुशामदीद कहती हूँ। आज वज़ीर आज़म इमरान खान अपने आबाई हल्के मियाँ वालिया मौजूद थे और वहाँ पर जब उन्होंने तकरीब से खिताब किया तो जो उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया मियाँ नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के हवाले से, तो वो ज़रा रद्द-ए-अमल हम आज के प्रोग्राम में पहले ज़रा शेयर कर लेते हैं। और उन्होंने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जब मैंने मियाँ नवाज शरीफ को जहाज़ की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखा तो मैंने कहा क्या अल्लाह की शान है, और फिर मैंने मेडिकल रिपोर्ट्स उनकी अपने सामने रख ली। काफ़ी तनकीद उन्होंने की है मियाँ साहब की तबीयत के हवाले से, और मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी उन्होंने खासी तनकीद की है। बेहतर ये कि मैं आपको सुनवा देती हूँ कि उन्होंने क्या कहा, फिर ज़रा इस पर बात करते हैं। वो जो कंटेनर पे वो जो बेरोजगार सियासतदान आए थे, इस खौफ से आए थे कि उनकी सियासी दुकानें बंद होने लगी हैं। जनरल मुशर्रफ ने एहतसाब खत्म किया और शरीफ खानदान को NRO दे के बाहर भेज दिया। इमरान खान अपनी कुर्सी बचाने के लिए नहीं आया, इमरान खान इस मुल्क में तब्दीली लाने के लिए आया है। 8 अरब रुपए के घर में रहता है हसन शरीफ, किधर से पैसा आया? वो हुसैन शरीफ, वो अरबों की प्रॉपर्टीज है उनकी। जब तक मेरे में अल्लाह ने जिंदगी दी है, कभी मैं इतनी बड़ी गद्दारी करूंगा कि अगर मैं इनको किसी सूरत छूट दे दूं, इनसे डील कर दूं। जब मैंने नवाज शरीफ को जहाज पे चढ़ते देखा, हमें तो ये बताया गया था कि इसका तो इलाज पाकिस्तान हो ही नहीं सकता, और अगर ये बाहर ना गया तो किसी टाइम पे जा सकता है। तो अब मैं ये सोच रहा हूं कि क्या वो जहाज देख के मरीज एकदम ठीक हो गया, या वो लंदन की हवा लगी तो ठीक हो गया? मुझे अभी तक पता नहीं है, इसकी तहकीकात करने की जरूरत है कि एकदम मैं फिर से गौर से देखूं। हार्ट डिजीज, हार्ट भी ठीक नहीं है, किडनी भी ठीक नहीं है, शुगर भी है, ऊपर से प्लेटलेट्स भी डाउन हुई हैं, और मैं देख रहा हूं कि वो ऐसे सीढ़ियां, मैंने कहा अल्लाह तेरी बड़ी शान है। और वो जो जहाज था, शायद जहाज देख के भी इंसान ठीक हो गया, वो ऐसा जबरदस्त जहाज था, आम आदमी तो नहीं ऐसे जाते। जी, जहाज देख के ठीक हुए या फिर लंदन की हवा से वो ठीक हुए, ज़रा ये बात आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने की, उनकी तहकीक भी उन्हें इसकी ज़रा ज़रूरी है। तो हुकूमत तहकीक अब कैसे करेगी इसकी, अब ज़रा ये सवाल हम उठा लेते हैं। रमेश कुमार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करें, मैंने आपका बहुत शुक्रिया। रमेश साहब, ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे होंगे, और जिस तरीके से आज उन्होंने बात की, थोड़े वो अफसरदा भी हमें नज़र आए। ज़ाहिर है जब एक शख्स इतना बीमार है, उसकी रिपोर्ट्स कुछ कह रही हैं और वो शख्स कुछ और कह रहा है, तो तहकीक कैसे करेगी हुकूमत? जो वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं हम तहकीक करेंगे इस चीज़ की। सुबह देखें, जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अब क्लिनिकली और फिजिकली बोथ जो है वो वैसे कभी कभार रिलेट करती है और कभी कभार रिलेट नहीं करती है। अब क्लिनिकली जो इन्वेस्टिगेशन है वो बताती हैं कि मियाँ साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है। जब कैरोटिड आर्टरी 90% के करीब 80% के करीब ब्लॉक हो, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो, तो वो एक समझ लो कि एटम बम के ऊपर बैठे हुए हैं। मगर जब फिजिकली देखते हैं और जिस तरीके से वो मूव हुए, जिस तरीके से वो गया, तो बिल्कुल ये महसूस होता है कि लगता है कि मियाँ साहब को कोई तकलीफ नहीं है। और हकीकत ये नहीं है, हकीकत ये है कि मियाँ साहब बहुत ज़्यादा सीरियस है और मियाँ साहब की तबीयत सीरियस है। मगर अब हिस्ट्री जो पाकिस्तान की है उसमें अगर देखा जाए कि जब भी किसी ताकतवर इंसान के साथ ऐसी कोई एहसास की चीज़ शुरू हुई है तो वो बीमारी का बहाना करता है, तो जेल से हॉस्पिटल में चला जाता है, हॉस्पिटल से घर में चला जाता है। तो हिस्ट्री को देखते हुए एक खान साहब को नहीं, बहुत सारे लोगों को उसके ऊपर शक होता है कि आखिर में चीज क्या है, उसमें कोई शक नहीं है। अब
आप कहेंगे कि भाई प्राइम मिनिस्टर, लेकिन रमेश साहब, मियां साहब की तबीयत के हवाले से वजीर आजम ने कहा था कि हमने इंसानी हमदर्दी ये बात की, काबीना के कई रकीन इसके मुखालिफ थे, लेकिन वजीर आजम ने कहा दे दो इजाजत, जाने दो, बीमार है एक शख्स, और अब फिर ये बात करनी। वजीर आजम ने लाजमी है, मिनिस्टर से भी पूछा, हेल्थ सिक्योरिटी से भी पूछा, सबसे पूछा कि आपके हिसाब से जो है वो क्या है, और उन्होंने भी बताया। इवन मैं आपको बताऊं, जब फर्स्ट डे को जब इनकी इन्वेस्टिगेशन आई और 70,000 प्लेटलेट्स आए जी, तो नैब ने उसी टाइम कहा कि नहीं, ये हो नहीं सकता, ये मैनेज हुआ है, ये हुआ है, और हम उस टेस्ट को नहीं मानते हैं। अच्छा, और हम अपनी जगह पे वो टेस्ट कराएंगे। ठीक, ये परेशान हुए मियां साहब वाले, डॉक्टर अदनान शहबाज सईद के पास आया, उसने आयब से बात की कि ये तबीयत का इशू है, मगर फिर भी नैब वालों का एतबार नहीं था। नैब वाले अपने तौर पे उसकी इन्वेस्टिगेशन कराई। जब उन्होंने अपने तौर पे इन्वेस्टिगेशन कराई तो उस टाइम पे 21,000 हो गए। जब 21,000 हो गए तो फिर वो घबरा के उन्होंने कहा कि फौरन जो है हम इसको यहाँ से शिफ्ट करें, नहीं तो अंडर कस्टडी ये मसला हो जाएगा। फिर वो आधे घंटे में जब शिफ्ट होके हॉस्पिटल में पहुंचा, ठीक है, पहुंचा तो वो 2,000 तक हो गए। तो बीमार है फिजिकली, अगर देखा जाए, अगर फिजिकली देखा जाए। रमेश साहब, पॉइंट आपका आ गया है, मैं जरा आती हूँ आपकी जानिब। आप कह रहे हैं बीमार तो वो हैं, सर्वाइवल भी कैसे है? हाँ बिल्कुल सही, 2,000 प्ले और 450 शुगर, उसके ऊपर सर्वाइवल भी कैसी है? चले ठीक है, ठीक है, चले, आप लोग ही कहते थे ना सेहत पे बात ना करें, साथ ही रहे। अभी आपसे बात करूंगी। फैसल अजीज खान साहब हमारे साथ मौजूद, चीफ न्यूज़ ऑफिसर हैं, बोल के सीनियर सहाफ़ी हैं, जो कि लंदन में हैं, और उनसे ज़रा जान लेते हैं कि 4 रोज़ हो गए मियाँ साहब लंदन में, वहाँ पे एक्टिविटीज़ क्या है, बताइएगा फैसल साहब। आज यहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये बात करते हैं कि जब मैं देखता हूँ मियाँ साहब को जहाज़ की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, तो मैं कहता हूँ अल्लाह की शान है। मैं रिपोर्ट सामने रख लेता हूँ, जब रिपोर्ट सामने रखता हूँ तो देखता हूँ कि उन रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ऐसा लगता है कि मरीज़ मर जाएगा, उसकी ऐसी हालत है। वहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? 4 रोज़ हो गए, क्या इलाज शुरू हुआ है मियाँ साहब का? देखिए, अल्लाह की बरकत है, अल्लाह ताला ने बहुत जल्द सेहतयाब किया है। जैसे वो लंदन पहुंचे हैं, मैं तो जब लंदन पहुंचा इनके आने से चंद घंटों पहले, और मैं उसी अपार्टमेंट के बाहर जिसके केसेस चल रहे हैं वहाँ, जहाँ और मीडिया के लोग थे, मैं भी था वहाँ, और मेरी पहली ख्वाहिश ये थी कि मियाँ साहब का चेहरा देखा जाए, वो कितने बीमार हैं, क्योंकि पूरी पाकिस्तानी कौम बहुत अजियत में थी, हिजान में थी। एक वर्ष की मियाँ साहब को आखिर कौन सी बीमारी है जिसकी तशखीस नहीं हो रही, और वो वहाँ पे किसी को चेहरा भी नहीं देख पा रहा था कोई आज़ादी से। तो जब मियाँ साहब गाड़ी से उतरे, मेरा ख्याल है मैं उनसे कोई 1 फुट के फासले पर था, जहाँ मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स और उनकी फैमिली के लोग थे। जब मैंने चेहरे पे नजर डाली तो मियाँ साहब मुझे काफी हसास बसास नजर आए। अपने शहबाज शरीफ साहब ने दरवाजा खोला गाड़ी का, हुसैन नवाज, हसन नवाज, जुनैद सफदर और उनकी फैमिली के और लोग और सीनियर रहनुमाओं ने रास्ता बनाया हुआ था, और मियाँ साहब बाहर निकले तो मियाँ साहब हसास बसास अपने किसी ने सहारा नहीं दिया, खुद निकले बाहर। एक दफा उन्होंने हल्का सा हाथ हिलाया, फिर आगे 2 कदम बढ़ाए, फिर दूसरी बार हाथ हिलाया, फिर सीढ़ियां चढ़े और हेवन फील्ड अपार्टमेंट की, और फिर उन्होंने हाथ हिलाया और अंदर पहुंचे तो तारिक शफी साहब, जो कि यहाँ पे बादम आप गवाह भी हैं उन्हीं के खिलाफ, उनके कथन है, उन्होंने उनको गले मिले, बल्कि बोसा लिया, बिल्कुल, और लिफ्ट में उनके साथ। अच्छा, ये पहला मंजर था। उसके बाद दूसरे दिन फिर जब वो क्लिनिक के लिए गए, कैंसर क्लिनिक के लिए, तो मियाँ साहब और ठीक ठाक चल रहे थे, और उसमें कोई पूरी, तो मियाँ साहब को देखकर अंदाजा नहीं हो सकता कि मियाँ साहब बीमार हैं। मियाँ साहब का चेहरा, मियाँ साहब का चलना, मियाँ साहब की नजरें, लोगों को पहचानना, हाथ हिलाना, और मियाँ साहब इस तरह से, जाहिर है आपने अपनी आंखों से देख ली सारी चीजें। फैसल साहब, 4 रोज हो गए, क्या इलाज शुरू हुआ उनका? कितने टेस्ट हुए? वो जो बीमारी जिसकी तशखीस यहाँ नहीं हो पाई, क्या वहाँ तशखीस हो पा रही है? अच्छा, अब ये कि वो जिस हॉस्पिटल के अंदर गए हैं वो कैंसर हॉस्पिटल है। अच्छा, कैंसर हॉस्पिटल में इनका टेस्ट हुए हैं, और टेस्ट के रिजल्ट जो हैं वो 72 घंटे में आने हैं। कुछ टेस्ट के रिजल्ट जो है वो 1 वीक के अंदर आने हैं। तो 72 घंटे आज मुकम्मल होंगे, क्योंकि जिस दिन आए थे उसके नेक्स्ट डे गए थे, और अब 72 घंटों में क्या रिजल्ट आते हैं उनके डॉक्टर्स जो है इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर है कि जब तक उन्हें ये अंदाजा नहीं, तो खैर कैंसर हॉस्पिटल से मदऊ किया गया है। मामला ये है कि जो इलाज यहाँ होना है वो रिपोर्ट की बुनियाद पर होना है, उसके बाद तशखीस
जाएगी उसकी बुनियाद पर होना है। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे ऐसा मंजरनामा है जिसमें सारे मुस्लिम खून के पाकिस्तान से भी लोग आ रहे हैं, तो यूरोप से भी आ रहे हैं, तो एक मेला है, तो एडवे रोड पे जो अपार्टमेंट हैं इनके दोस्तों के, वहाँ पर तो सब लोग जमा हैं। और मियाँ साहब शहबाज शरीफ साहब सबसे मिल मिला रहे हैं, हुसैन नवाज सबसे मिल मिला रहे हैं। मियाँ साहब की भी मुलाकातें शुरू नहीं हुई हैं, लेकिन लगता ये है कि मुलाकातें होंगी। और ऐसा सच नहीं, लोगों का जो गुफ्तगू है वो ये है कि मरियम साहिबा ने कब आना है, और मरियम साहिबा को फिर आने, मरियम साहिबा को भी यहाँ होना चाहिए, मतलब सबको यहाँ जमा होना है, सबने यहाँ आना है, सबने यहीं होना है। बड़ा जुल्म हुआ है। अभी सारी चीज में जो अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, डॉक्टर मेज, ये इमरान खान साहब को धोखा किसने दिया है, जिससे उन्होंने ये कहा कि बहुत बीमार हैं और ये नहीं जाने दो, ये धोखा उनको किसने दिया है? उनके कौन से डॉक्टर्स, कौन से मौलिकीन, कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने ये कहा कि इनको ये मामला हैं और ब्लड टेस्ट इस तरह से गिर रहे हैं और मियाँ साहब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और पाकिस्तान में नहीं हो सकती। ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिसके ऊपर इमरान खान को खुद सोचना चाहिए। ये वही बोर्ड है जो हुकूमत ने खुद बनाया था, ये वही मेडिकल बोर्ड था, उनके सरबराह थे। हुकूमत के लोग कहीं मैनेज तो नहीं हो गए, बोर्ड के लोग कहीं मैनेज तो नहीं हो गए, कोई ऐसी अच्छा ये बात है। बादशाह सलामत, आज के बादशाह सलामत तो इमरान खान है ना। इमरान खान को बादशाह सलामत को रिपोर्ट्स पहुंची और वो अपने ही बंदों के हाथों मैनेज हो गए, कहीं ऐसा मैं सवाल उठा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, यही सवाल मैं उठा लेती हूँ। फैसल साहब साथ ही रहिए हमारे। रमेश साहब, जाहिर ये सवाल तो पूरी कौम उठा रही है, वोटर भी उठा रहा है, जो शायद मायूस भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कि वो ये नहीं समझता था कि चले जाएंगे मियाँ साहब और ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ऐसा हो जाएगा जो कि कहती थी। अब बार बार कुछ भी कह रहे हैं वज़ीर आज़म, तो ये जो सवाल उठा रहे हैं फैसल साहब, ये किसने रिपोर्ट्स दे दी? ये वही डॉक्टर्स हैं, ये वही मेडिकल बोर्ड था जो हुकूमत ने खुद बनाया था। ये कौन सी रिपोर्ट्स आ गई जो कि मियाँ साहब की फिजिकली, आप खुद कह रहे हैं, जो फिजिकली और जो बज़ाहिर नजर आने वाली उनकी तबीयत है उससे मैच नहीं करती? फैसल मेरा बहुत पुराना दोस्त है और 2002 से जो है ना, अब ये ऐसी इसकी जो रिपोर्टिंग है, वो जो चीज़ लोगों को पता नहीं चलता था ये पता निकाल कर आता था। तो बहुत ही एनर्जेटिक बंदा है, इसकी रिपोर्ट, इसकी बातों में दम है। फिज़िकली ये चीज़ें हैं। जब मियाँ साहब जिस तरीके से चले, मैं खुद इस कैफेट से गुजरा हूँ, मेरे जब 10,000 प्लेटिलेट्स आ गए, अच्छा। मैं बेड से उठने के काबिल नहीं था, मेरी हालत ये थी। तो मैंने दरअसल डॉक्टर ताहिर शमसी को मैंने ही रिकमेंडेड किया था कि डॉक्टर ताहिर शमसी को दिखाया जाए। मैंने डॉक्टर ताहिर शमसी से पर्सनली पूछा, मेरे दोस्त हैं, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं कि इस कंडीशन में क्या है। तो उन्होंने कहा नहीं, प्लेटिलेट्स आज 80,000 हो गए हैं। इस वक्त जो पोजीशन है वो कैरोटिड आर्टरी की और कोरोनरी आर्टरी की है, और जिसकी वजह से वो एक हार्ट के हवाले से अगर थोड़ा सा भी इनको इन्फेक्शन हुआ, थोड़ा सा भी हार्ट का अटैक हुआ, तो वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। इस वक्त जो मेजर इसका प्रॉब्लम है वो ये है। अब उसके अंदर जब हार्ट का जो प्रॉब्लम होता है उसमें वीकनेस नहीं होती है, उसमें इतनी वीकनेस की बात नहीं होती है। हाँ, कैंसर होती है, प्लेटिलेट्स हैं, किडनी प्रॉब्लम है, यूरिया क्रिएटिनाइन बढ़ जाती है, वहाँ पे ये चीज़ें आती हैं जो आदमी को फिज़िकली बहुत वीक करती हैं, मगर हार्ट के अंदर ये चीज़ें नहीं होती। तो मेडिकली जो लोग जो वहाँ पे थे और जिस तरीके से उनका इलाज हो रहा था, सारी बातें छोड़ जो देते हैं। बोर्ड में थे, एक और बात करते हैं। आपका ताल्लुक नून लीग से रहा है, बड़े अरसे आप नून लीग में रहे, मियाँ साहब को देखा, कैसा आपने उनको पाया? बड़े मजबूत साहब के मालिक हैं। अगर उनकी कोई किसी शख्स की इतनी तबीयत हो भी ख़राब तो मियाँ साहब उसको कवर कर लेते हैं, अगर हम बिल्कुल अलग पैराए में लेके जाएं बात को। आपने देखा है उनको? नहीं, बोल्ड, मैं तो आपको बताऊं, बोल्ड और ब्लड बंदा तो है, उसमें कोई शक नहीं है। हाँ। देखें, और करप्शन अपनी साइड पे है, मगर मुझे तो ये भी इल्म है कि जो अंदरूनी बात तो ये है कि जो यहाँ से गए मियाँ साहब खुद जो है वो, इवन मुझे जो डॉक्टरों ने बताया, क्योंकि डॉक्टरों के साथ कभी कभार मेरी मुलाकात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अगर यहाँ इलाज होता है तो मैं अब जाके क्या करूँ, मैं नहीं जाना चाहता। सही। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ नहीं है। डॉक्टर यास्मीन राशिद एक डॉक्टर है, उसने सारा इसको इन्वेस्टिगेट किया है। मैंने अपने दोस्त डॉक्टरों से पूछा है, मैं ऐसे बात नहीं करता हूँ। अच्छा। तो इस वजह से ये फिज़िकली मुझे बिल्कुल फिट लगे। मैंने फिर कंफर्म किया डॉक्टर से। मैंने कहा यार इतने फिजिकली फिट कैसे हो गए, ये ऐसे तो नहीं, ये सारे मैनेज हो गए हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। अच्छा। मगर अब लोगों को, हर एक बंदे को तो उस चीज़ का पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है।
तो उसके बाद में इस नतीजे, देखो जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, कितनी किसकी जिंदगी लिखी हुई है। इस वक्त उसकी 5 स्टंट में से 3 स्टंट बंद है, 5 स्टंट में 3 स्टंट बंद है, कैरोटिड आर्टरी 80% बंद है, कोरोनरी आर्टरीज बंद है। तो ये इश्यूज हैं। अगर इसको कोई अटैक होता है, कोई अटैक होता है तो यहाँ पे इमरजेंसी वो डील नहीं होती और इस वजह से वो वहाँ पे डील हो जाएगी। चलें जी, ये तो पॉइंट आ गया, बिल्कुल सही। अटैक नहीं होता बिल्कुल तो मैं समझ, बिल्कुल सही पॉइंट आ गया। फैसल साहब, आपने कहा वहाँ पर ये बातें हो रही हैं लंदन में कि मरियम साहिबा कब आएंगी, कि ये बातें भी हो रही हैं कि अब यहाँ पर जो नून लीग के सियासी मामलात हैं वो कौन देख रहा है, कि शहबाज शरीफ वहाँ से बैठ के मामलात चला रहे हैं, क्योंकि व्हाट्सएप का ज़माना है आजकल, तो व्हाट्सएप पर एक पैगाम आता है और सब उस पर चलते हैं, या मियाँ साहब का ही अभी भी हुक्म चल रहा है, क्या हो क्या रहा है? देखिए, एक तो मैं इस पे बात करता हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब ने बड़ी मारहाना राय दी है और मैं समझ रहा था कि डॉक्टर साहब भी उसी कमेटी के मेंबर हैं जो हुकूमत ने बनाई है डॉक्टर्स की, और चूंकि डॉक्टर भी हैं तो बड़ी महारत से जो है वो चीजें बता रहे हैं। मेरी गुजारिश ये कि अगर एक सवाल उठा रहा हूँ मैं, आवाम बात कर रही है, सब उठा रहे हैं, मियाँ साहब को शदीद बीमारी है, कह रहे हैं 3 आर्टरीज बंद है उनकी, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट है उसकी बात हो रही है। डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ साहब अपने घर से निकलते हैं जाती उम्रा से, एक खुसूसी तैयारे में एम्बुलेंस है, बिल्कुल एम्बुलेंस तो नजर नहीं आता वो तैयारा, वो एक महल टाइप का तैयारा नजर आता है। उसमें 4 मरतबा इस सफर के अंदर मियाँ साहब कपड़े बदलते हैं, उनकी 4 तस्वीरें, 4 मुख्तलिफ ड्रेसेस नोट होते हैं तस्वीर फुटेज क्लिप्स के अंदर। और वो यहाँ लंदन पहुंचने के बजाय बाद जो है वो ना किसी हॉस्पिटल में जाते हैं ना किसी क्लिनिक में जाते हैं, वो सीधे अपने फ्लैट पे जाते हैं, बिल्कुल अपने घर जाते हैं, रिलैक्स करते हैं। यानी कि उनकी जितनी तबीयत खराब है उन्हें फौरी तौर पर यहाँ पहुंचकर एम्बुलेंस के जरिए स्पीड होके किसी हॉस्पिटल में पहुंचना चाहिए था। जैसे डॉक्टर रमेश कह रहे हैं उनकी आर्टरीज बंद है, उन्हें बहुत सारी बीमारीज हैं और तारिक शमसी का हवाला दे रहे हैं, डॉक्टर राशिदा का हवाला दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, शौकत खानम के बहुत सारे डॉक्टर्स ने उनको देखा है जिन्होंने इमरान खान को जाकर रिपोर्ट दी कि इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो ये सारी चीजें जो डॉक्टर सब ने बताई, इतने सारे हमारे माशाल्लाह माहिर डॉक्टर्स ने बताई, तो उनका बताना ये था कि लंदन पहुंच के अस्पताल में लेट जाएं, इनका इलाज फौरन शुरू होना चाहिए। बिल्कुल सही, इनका इलाज बिल्कुल सही फ्लैट के अंदर पहुंचकर आराम से लोगों के नारे सुन के, नवाज शरीफ के नारे और 2 न्याजी को वाले नारों के जुलूस के अंदर मियाँ साहब अपने घर में चले गए और अगले दिन होना चाहिए था। बिल्कुल सही, बिल्कुल ये है ना चीजें। जी रमेश साहब कुछ क्लियर करना चाह रहे हैं। जी रमेश साहब, एक होती है एक्यूट डिजीज, एक होती है एक्यूट, एक होती है क्रोनिक। अच्छा, एक होती है एक्यूट डिजीज, एक होती है क्रोनिक। अच्छा, ये एक्यूट डिजीज जो है ना प्लेटिलेट्स वाली, वो कवर हो चुकी है। अच्छा, वो अब कर रहे हैं कि भाई आया कोई कैंसर या ऐसी कोई चीज नहीं है। ये हार्ट का जो इशू है ये क्रोनिक डिजीज। अब क्रोनिक डिजीज के अंदर कैरोटिड आर्टरी, इवन इसकी इस उम्र में बाईपास हो नहीं सकती। मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर है वजीर आजम को जाके बताएंगे, डिटेल उनको बताएं, उनको यकीन नहीं आ रहा, वो ज्यादा परेशान हो रहे हैं। नहीं उसको शौकत खानम मेमोरियल के जो डॉक्टर आए थे और यास्मीन राशिद जो आई थी, उन्होंने भी इस चीज को देखा। मैं समझता हूँ अब इसका इलाज जो है ना कोई नहीं है, इसका इलाज है मैनेजमेंट। अब मैं नहीं समझता हूँ कि मियाँ साहब जल्दी आ भी सकेंगे यहाँ। मैनेजमेंट इलाज है, पॉइंट है, बिल्कुल सही, और ये क्या सारा यहाँ होती रहेंगी कि भाई भाग गए। चले ठीक है, पॉइंट है। रमेश साहब एक और बिल्कुल सही सर, जरदारी साहब की सेहत के हवाले से हम बात कर रहे थे। जरदारी साहब कितनी ख़राब है और ये बताया जा रहा है उनका वजन भी तेज़ी से गिर रहा है और उनकी जो दिल की धड़कन है और शुगर है वो भी स्टेबल नहीं हो पा रही है। शबिया नकवी से जान लेते हैं। शबिया, कैसी तबीयत है जरदारी साहब की? जी बिल्कुल, आज तकरीबन 1 महीना हो गया है जरदारी साहब को जो है पिम्स अस्पताल में दाखिल हुए और मुसलसल उनके टेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन ना तो उनकी शुगर का लेवल जो है वो मुतवाज़िन हो सका है और ना ही उनका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें मुख्तलिफ ज़राए की बात करें तो हमें यही बताया जा रहा है कि उनकी क्योंकि कमर में और गर्दन के मोहरों में जो शदीद खिंचाव था, दर्द था, तो उनकी खुसूसी फिजियोथेरेपी तो शुरू की गई है, लेकिन हम पहले भी से एक बात कर रहे हैं कि उनके हार्ट में जो एक क्लॉट है। अच्छा। तो डॉक्टर्स का यही कहना है कि अगर वो क्लॉट जो है उसका कुछ पीस या वो मूव करता है दिमाग की तरफ जाता है या वो नीचे मूव करता है तो उनको जो फालिज होने का खतरा भी हो सकता है।
और इसके साथ अब डॉक्टर्स यही सोच रहे हैं कि कुछ ही दिनों में या जितना जल्दी हो सके उनकी एंजियोग्राफी की जाए, ताकि मजीद जो जितनी जल्दी हो सके उनकी एंजियोग्राफी की जाए इस क्लॉटिंग की वजह से। शबिया नकवी, बहुत शुक्रिया। रमेश साहब, ये भी कहा जा रहा है कि मियाँ साहब से ज़्यादा तबीयत खराब आसिफ अली जरदारी की है। पीपल्स पार्टी बार बार कह रही है हमारे साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं हुकूमत के। हुकूमत हमारे लिए कोई मेडिकल बोर्ड भी नहीं बनाती है, हमें ज़ाती मुआवजे तक रसाई भी नहीं देती है। वाकई डबल स्टैंडर्ड्स हैं आप लोगों के? एंजियोग्राफी कोई छोटा मसला है? सुबह से लेके जाओ, आप 1 घंटे में एंजियोग्राफी हो जाती है। पहले सीटी एंजियोग्राफी कराओ कि उसका प्रॉब्लम क्या है। अभी तक कोई ऐसी प्रोस्टेट वगैरह की बात आई है मेरी नज़र में? अभी आसिफ साहब की जो वीकनेस वगैरह हो सकता है उसको सही खाना या अपनी खुद डाइटिंग पे हो, वो पता नहीं है, मगर मेरे पास मेरे इल्म में कोई ऐसी बीमारी नहीं आई है। जो इसने जो बात की एंजियोग्राफी की, वो तो कोई मसला ही नहीं है, वो उसी टाइम एंजियोग्राफी हो जाएगी। अभी पता चलेगा अगर उसका कोई स्टेंट विस्टेंट डलना होगा तो वो डल जाएगा। ये तो 1-2 घंटे का काम है, इसका कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि जिसकी वजह से हम कहें। अगर ऐसा कोई सीरियस मसला होता, इकोकार्डियोग्राफी में आ जाती है, पल्पिटेशन आ जाती है, तो ये अब जो तो इस वजह से मैं नहीं समझता कि इस हवाले से, हाँ बाकी उसका हक है, बोर्ड बनाना अगर चाहते हैं तो वो बोर्ड बना सकते हैं। तो रमेश साहब, सारी हमदर्दियां आप लोगों की मियां साहब के साथ हो गई थी, आज जरदारी साहब के लिए कोई हमदर्दी नहीं है आप लोगों की? मैं तो ये कहूँगा खुदा हर एक बंदे से हिसाब लेता है, मियाँ साहब हो चाहे आसिफ जरदारी हो। 3-3 मरतबा हुकूमत में रहे, इन्होंने 60-70 सालों के कितने लोग हैं जो जेलों में ऐसे पड़े हुए हैं, उनकी कैसे तबीयत गुजर रही है, कभी इन्होंने उसके लिए कुछ नहीं सोचा। तो इस वजह से मियाँ साहब ने भी ये अपना देखा कि किस तरीके से उसके साथ हुआ, आसिफ जरदारी साहब के साथ भी किस तरह। तो क़यामत और दूर नहीं है, यहाँ पे ही हर चीज़ को हिसाब देना है। मगर फिर भी जो फैसिलिटी दे सकते हैं वो दे ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। हमें इस चीज़ के ऊपर एतराज़ नहीं है। मैं समझता हूँ वो जाएं लीगली, मियाँ साहब वाले भी गए अपनी रिपोर्ट्स वगैरह लेके, इस तरीके से ये भी लीगली जाएं। शामोन कुरैशी पहले ही स्टेटमेंट दे चुका है, ये जाएं, हम उसको अपोज नहीं करेंगे अगर मेडिकली उनको कोई फैसिलिटी। आज 1 महीने से पिम्स हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, बैठने का मेन मकसद क्या है? वहाँ पर ही इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। अगर 1 महीने से पिम्स हॉस्पिटल में, पहले तो सिंध के अंदर जो बंदा भी गिरफ्तार होता था दूसरे दिन उसके वो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल पहुंचाया जाता था, यही होता था हमेशा, जिन्ना हॉस्पिटल पहुंचाया जाता था। अभी उनको अभी उनको पिम्स के अंदर भी, पिंडी के अंदर भी पिम्स की फैसिलिटी मिली, और उनको क्या चाहिए? और क्या चाहिए? ठीक है, पॉइंट टेकन। फैसल अजीज खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपको शामिल करते हैं प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद आएंगे तो मजीद भी इशूज़ को डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, ज़रा खबर शामिल कर लेते हैं कि डार्क वेब का सरगना जिसे पकड़ा गया था कुछ रोज़ कबल, उसका जो मरकज़ी गवाह 11 साल का बच्चा, उसकी बाजियाबी के बाद एक बार फिर वो बच्चा अगवा हो गया है। और पुलिस का ये कहना है कि ये मरकज़ी जो मुलजिम है सुहेल अयाज, इसके ही दोस्त यूनुस ने उसको अगवा किया है। उस बच्चे की बाजियाबी के लिए दोबारा से पुलिस छापे मार रही है। वसीम चौधरी से मजीद जानते हैं। वसीम, ये क्या मामला है? जो मरकज़ी गवाह है 11 साल का बच्चा, वो दोबारा कैसे अगवा हो गया? जी बिल्कुल, ये थाना खन्ना के इलाके से बताया गया है। वफाकी दारुल हुकूमत का चूंकि ये रायशी बताया गया था बच्चा, और जब पुलिस ने इसके मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने के बाद जो है वो अदालत में पेश किया, तो बच्चे को जो है वो एक बार फिर जो है गुस्सा के हवाले किया गया था। तो आज एक बार फिर ये इत्तला सामने आई थी कि वफाकी दारुल हुकूमत से उसके जो सरगना है उसके साथियों ने बच्चे को अगवा कर लिया, जिस पर आज जो है थाना खन्ना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक और जो मुकदमा है वो इस ग्रुप के खिलाफ जो है वो दर्ज कर ली है। जी, लेकिन ये कैसे हो गया वसीम? एक मरकजी गवाह है, उसको वो सिक्योरिटी दी जाती है पुलिस की जानिब से, कि ना कि वो ऐसे आराम से उसको छोड़ दिया गया कि उसको दोबारा से आके मुल्जिमान अगवा कर लें। जी, रावलपिंडी पुलिस ने चूंकि ये बच्चा जो है ये वफाकी दारुल हुकूमत का रहायशी है, इसकी सुकूनत जो है वो वफाकी दारुल हुकूमत की थी, तो वाकया रावलपिंडी से रिपोर्ट हुआ था, और जो मुल्ज़िम गिरफ्तार हुआ था वो भी रावलपिंडी पुलिस ने किया था। इसी वजह से जो है वो बच्चा गुस्सा के हवाले किया जाना था।
चूंकि ज्यूरिडिक्शन का भी मामला होता है, जो रावलपिंडी की पुलिस है वो पंजाब गवर्नमेंट के मातहत है, वफाकी दारुल-हुकूमत। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया वसीम चौधरी में आगाह कर रहे थे। ये छोटा मामला नहीं है रमेश साहब, ये एक ऐसा शख्स है जो बच्चों को कत्ल करके उनके साथ ज्यादती करके वीडियो बनाता था, डार्क वेब पर डाला करता था। ये कई ममालिक में इसको सजा भी हो चुकी है। वो पकड़ा गया और उसका मरकजी गवाह वो बच्चा दोबारा से अगवा हो जाता है, वो भी किसी छोटे शहर से नहीं, वफाकी दारुल हुकूमत से। क्या हुकूमत कर रही है इस पर कुछ काम? सुमैया, मैंने पहले भी इन चीज़ों के ऊपर लिखा भी है, स्टडी भी की है कि किसी भी केस के अंदर, सीरियस केस के अंदर कोई गवाह आता है इस वजह से नहीं है कि उनको अपने डिफेंस का मामला होता है। उनको आप सिक्योरिटी दें, उनको सिक्योर जगह पे रखें, वो हमारी जब तक प्रायोरिटी नहीं होगी तब तक ऐसे ही होगा। जिसके साथ जो जुल्म होगा वो अपनी ज़बान बंद करके और बैठ जाएगा। मैं समझता हूँ इतना बड़ा ये जो बच्चे के साथ एक छोटा एक इतनी हिम्मत से कोई आगे आए और उसको हमने सिक्योरिटी नहीं दी और ये इस तरीके से हो गया, ये बहुत बड़ी ये मिसमैनेजमेंट है। और अच्छी बात है जो आपने पहले जो मुझे बताई अपने प्रोग्राम में कि चीफ जस्टिस ने चारों आईजी को बुला लिया है जी। और पुलिस रिफॉर्म के हवाले से पुलिस रिफॉर्म, प्रोसिक्यूटर रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, जेल रिफॉर्म, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। मगर अब बदकिस्मती ये है कि ये सारा काम करना हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है, हमारी पार्लियामेंट का मसला है, मगर हम एक दूसरे को गुतम करने में लगे हुए हैं और इन इश्यूज से हट जाते हैं। अब माजी में जो आपने देखे कि पंजाब के अंदर वो जो एक दो वाक़यात हुए थे, अभी तक उनके केसेस चल रहे हैं, उसका भी पता नहीं है कि भाई हम उसको ऐसा मिसाली बनाएंगे, माल नहीं बना, लोग ज़मानतों के ऊपर छूट जाते हैं तो फिर लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। बहुत सारी ऐसी वजूहत हैं। मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे जब केसेस आते हैं हम उनको कहते हैं कि आप हिम्मत करो, हम आपकी सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं नहीं भाई अब हमारा बच्चा मिल गया, हम चले जाते हैं। कोई माइग्रेशन कर जाता है, कोई खामोश हो जाता है, कोई सिटी चेंज कर जाता है। वो तो लोगों को एक कानून, पाकिस्तान के अंदर कानून के ऊपर एक एतमाद नहीं है, एक कॉन्फिडेंस नहीं है। और वो कॉन्फिडेंस ये तो बड़ा आपने अहम पॉइंट कहा है रमेश साहब, ये पुलिस रिफॉर्म करना आपने, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप एडमिट कर रहे हैं कि ये हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल हैं, तो इसको तो दुरुस्त करना आपका काम है। 14-15 माह में हुकूमत ने अभी तक पुलिस रिफॉर्म नहीं की। सानिया साहिवाल हमारे सामने है, दीगर वाकयात हैं, टॉर्चर सेल बना के पुलिस तशद्दुद करती रही है। ये सब मामला पंजाब में ही हुए हैं, ज़्यादातर पंजाब में हुए हैं, मगर और सूबों में भी हुए हैं, सिंध में भी हुए हैं। मैं बोलता हूँ पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो, बिल्कुल ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हो, इंसान को इंसान नहीं समझा जाए। मैंने तो आज लिखा है जानवरों को भी ये जानदार जो चीज़ है, आज आपको मैंने भेजा है आर्टिकल, जंग और दी न्यूज़ में मेरा आर्टिकल आया है कि हमें हर जानदार बंदे की खिदमत करनी चाहिए, उसका ख्याल करना चाहिए। हमारे सामने जानवर भी कोई भूखा नहीं मरे, मगर हमारे पास तो इंसान भी भूखे मर रहे हैं। हम पाक सर ज़मीन के लिए जो है बहुत सारे तराने और बहुत सारी बातें करते हैं, मगर यहाँ पे हमें उन इश्यूज़ को हम फोकस नहीं करते हैं। हम एक दूसरे को गालियाँ देने में लगे होते हैं। मैं समझता हूँ हमारे फोकस को अभी फोकस करना पड़ेगा। तो रमेश साहब कैसे फोकस होगा? हम ये देख रहे हैं बच्चों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों, बच्चियां हों। अभी 7 साल बच्ची के साथ ज्यादती हुई, उसको कत्ल कर दिया गया, ये खबर भी आज की है। तो सर ये जो मामलात हो रहे हैं हम देख रहे हैं बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। ज़ैनब वाले वाक़े के बाद जब उस मुजरिम को फांसी दी गई थी तो होना तो चाहिए था बंद हो जाते, लेकिन ये बंद नहीं हुए, ना ही कम हुए, बढ़ते जा रहे हैं। ये कहाँ हमारी गलती है? सुमैया, क्राइम कब बढ़ता है? क्राइम कब बढ़ता है? जो क्राइम करने वाला होता है उसको सज़ा नहीं मिलती है और उसको देखते हुए और भी लोग उस क्राइम में आ जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये जब भूख बेरोजगारी बढ़ती है तो ये धाड़े फुरे, ये वो चोरियां चकारियां ये भी बढ़ती हैं। लोग जब अपने बच्चों को भूखा मरते हुए देखते हैं तो भी बढ़ती है। मैं समझता हूँ हमें एडमिनिस्ट्रेटिवली इन चीज़ों को टेकअप करना पड़ेगा। ये सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं, ये रेसिप्रोकली हर पार्लियामेंटेरियन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है और इन चीज़ों को पहले हमें मानना पड़ेगा कि ये इशू है। अगर हम मानेंगे फिर रिड्रेसल की तरफ जाएंगे। बदकिस्मत ये है कि जब भी कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है, एक दूसरी गवर्नमेंट दूसरे के टांगे खींचने में आपने बड़ी अच्छी बात की है सर, और हमारा फोकस हट जाता है। मिलके काम करना होगा, पॉइंट हमारा फोकस हट जाता है, जिसकी वजह से ये मसले बात। बिल्कुल सही। रमेश कुमार साहब बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद। ये तो तमाम तर सूरत हाल थी। जरा
मुल्क की मईशत पर बात कर लेते हैं, जो कि जाहिर है बार बार वज़ीर आज़म भी बात करें। आज भी उन्होंने मियाँ वाली में यही बात की कि हमारा जो रुपया है वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कहा 35% गिरा है। अगर ये मईशत संभाल ना जाती, उन्होंने कहा बड़ा करम है अल्लाह का, वरना ये 300 पर भी जा सकता था डॉलर, 250 पर भी जा सकता था। लेकिन जो अभी इब्तदाई 13 माह है उसमें जो नाज़रीन रिपोर्ट है वो ये कहती है कर्ज़ों में 35% इजाफा हुआ है और शरह सूद जो है वो 13.25% बढ़ गई है। तो करम कहाँ हुआ है और अच्छी चीज़ कहाँ हुई है, ज़रा बात कर लेते हैं हमारे मुआशरात में डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये जो वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि बड़ा करम हुआ है, ये 35% जो है वो सिर्फ हमारा रुपया गिरा है, अगर ये ना होता अभी हम सही ना होते, मईशत ठीक ट्रैक पर ना होती तो ये तो 300 पर जाता। सर आप क्या कहेंगे, आपकी माहिराना राय क्या कहती है इस पर? मैं आपसे ये कर दूं कि इस किस्म के जो बयानात होते हैं वो आमतौर से सियासी बयानात होते हैं। अच्छा। जो जब उनकी इख्तिदार संभाला था तो उस वक्त 124 रुपए का $1 था जी। और स्टेट बैंक जिसकी ये जिम्मेदारी है कि शरह सूद को कंट्रोल करे, रुपए की कदर को कंट्रोल करे, उनका ये रिकॉर्ड पर बयान मौजूद है जो फाइनल अथॉरिटी है कि ये जो शरह है ये हमारी जमीनी हकाइक से हम आंग है। यानी उन्होंने ये कहा था कि कोई इसमें बड़ी गिरावट का इम्कान नहीं है, ये स्टेट बैंक के अल्फाज थे। जी जी। लेकिन ये 121 से लेके अब 155-56 पर आ गया, तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये बड़ी एक नाकामी हुई है, क्योंकि जब रुपया की कदर गिरती है तो हमारे जो 60 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स हैं वो महंगी हो जाती हैं और उसके हिसाब से तमाम महंगाई का तूफान आ जाता है पाकिस्तान के अंदर, जिससे अवाम कुचले जाते हैं और जो कर्जे हमें बाहर से हमने बेतहाशा लिए हुए हैं उनके जो कर्जों की अदायगी हम करते हैं उसके लिए ज्यादा रकूम दरकार होती है, जिससे बजट खसारा बढ़ता है। तो अल्टीमेटली मईशत और अवाम मुतासर होते हैं और ये बदकिस्मती हमारी है कि हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद हुकूमत बरामदात में इजाफा करने में नाकाम रही है। हालांकि उन्होंने उनको बेतहाशा मराद दी और रुपए की कदर भी गिराई, तो हुकूमत को तवक्को थी कि बरामदात बढ़ेंगी, लेकिन चूंकि उन्होंने बिजली, गैस और पेट्रोल के नर्ख बढ़ा दिए और शरह सूद जैसे आपने कहा ऊंचा रखा, तो उसकी वजह से हमारी बरामदात 2019 में बढ़ने के बजाय गिरी है। बिल्कुल मेरे ख्याल से जो बड़ी नाकामी तस्वुर की जाती है। सर शाहिद साहब, आप ये जो मामलात हैं, अभी कुछ दिनों पहले ज़ाहिर ये रिपोर्ट भी आई थी जो करंट अकाउंट खसारा है वो स्टेबल हुआ है, उसकी स्टेबिलिटी से आवाम पर तो कोई असरात मुरतब नहीं होंगे, उनके लिए तो वही महंगाई है, वही अशिया ज़रूरत की कीमतें बढ़ रही हैं। तो सर आपको क्या लगता है ये सूरत हाल देखते हुए आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा 2 या 3 सालों में? देखिए, मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से, पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ और इसमें कोई जो है कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी आई है इसकी बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ी है। मैं मानता हूँ कि हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है, लेकिन उसकी वो किस तरह से कम किया है उसका जो नतीजा क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ मुख्तसरन। शरह नमू जो 5.5% थी वो 3.3% पर आ गई। अफरात ज़र यानी महंगाई जो 3.9% थी वो 7.3% पर आ गई। टैक्सों की वसूली गिर गई, दाखिली बचतें जो है हमारी गिर गई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारा 52% कम हो गया, शरह सूद 7.5 से 13% आ गई और स्टेट बैंक के रिजल्ट जो है वो 2.5 अरब डॉलर गिर गए। ये जो मैंने 8 या 9 आपको बताई हैं, ये स्टेट बैंक के आदत शुमार मेरे नहीं है। बिल्कुल सही। पाकिस्तान की तारीख में जो कर्जों में इजाफा हुआ है वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा है, यानी एक साल में 10,000 अरब रुपए के कर्जे बढ़े, जबकि इससे पहले के 10 वर्षों में औसतन बढ़े थे 2300 अरब रुपया, यानी 3 गुना हो गए। तो अगर आपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कम किया लेकिन 11 मनफी चले गए, क्योंकि आपने जो इक़दाम उठाए वो ये नहीं थे कि बरामदात बढ़ाई जाए, बल्कि गैर जरूरी इम्पोर्ट कम कर दी, शरह सूद बढ़ा दिया। तो ये मसनूई तरीके से था, ये खसारे का सौदा है, नुकसान का सौदा है पाकिस्तान की मईशत के लिए और पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के लिए। हल एक ही होता है कि आप मईशत में इस्तेमाल करें, टैक्सों की वसूली बढ़ाएं, लेकिन वो तो 2019 में गिर गई 42 साल में। हम्माद अजहर साहब कह रहे हैं, शाहिद साहब हम्माद अजहर साहब कह रहे हैं कि टैक्स गोशवारों की जो तादाद है उसमें 55% इजाफा हुआ है, ये इजाफा बहुत है। देखिए, मैं आपसे कर दूं, मेरे सामने स्टेट बैंक की रिपोर्ट है और मैं कहता हूँ कोई साहब अगर इसको चैलेंज करना चाहें तो कर दें। 2019 में टैक्स और जीडीपी का तनासुब गिर गया है, ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट कह रही है, एफटीआर की रिपोर्ट कह रही है। जी बिल्कुल। टैक्स और जीडीपी का तनासुब अगर गिरा और टैक्सों की मजमूई वसूली गिरी, जबकि इसका 1 साल पहले 14% इजाफा हुआ था, तो अल्फाजों से खेलना या सियासी बयान बिल्कुल एक अलग चीज है।
22 करोड़ आवाम को तो ये पता है कि उनके लिए खाने पीने की अशिया महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगा हो गई, बिजली महंगी हो गई, सब्जियां, दालें, गोश्त, ये हर चीज महंगी हो गई। सर ये मुश्किल सवाल मैं आपसे दोबारा कर लेती हूँ और बड़ा मासूमाना अंदाज से कर लेती हूँ, आवाम को कोई रिलीफ मिल रहा है? आप एक माहिर माशियात हैं, ये 3 साल सही, ये 4 साल ही सही, चले मैं और आगे बढ़ा लेती हूँ, कहीं कोई रिलीफ मिलता नजर आ रहा है आपको मुल्क की मईशत की सूरत हाल देखते हुए? देखिए, मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर दूं कि आलमी बैंक की रिपोर्ट मेरे सामने है। वो ये कहते हैं कि ये जो 2020 चल रहा है उसमें पाकिस्तान की मईशत की शरह नमू भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव इनसे भी कम रहेगी। देखिए, अब दुनिया क्या कह रही है वो बातें करें, अपने मुल्क में बैठ के चीखना बड़ा आसान होता है। अगर मेरी शरह नमू 2.4 रहती है तो ना रोजगार कहाँ से आएगा, मुझे आप बता दीजिए। टैक्सों का जो हमारा निजाम है वो ऐसा है कि आवाम पर टैक्स का बोझ डाला जाता है। बल्कि स्टेट बैंक के गवर्नर ने अभी उनकी तकरीर में रिकॉर्ड मौजूद है, वो ये कहते हैं कि हुकूमत ने आवाम पर टैक्सों का बोझ डाला, बिजली, गैस और पेट्रोल के नर्ख बढ़ाए, रुपए की कदर गिरी, शरह सूद बढ़ा, जिससे असरात ज़र बढ़ा। तो वो तो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि आवाम पर बोझ डाला जा रहा है। और ये भी जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट है इस साल में महंगाई बढ़ने वाली है, तो 11% है, जबकि पिछले साल 7% थी। इनको विरसे में मिली थी 3.9%। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि 2020 में भी महंगाई बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी? मैं नहीं कह रहा ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट कह रही है। बिल्कुल सही कह रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है, मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन ये तो स्टेट बैंक की रिपोर्ट कह रही है ना। बिल्कुल सही शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब क्या हमारे साथ थे, वो ये कहते हैं मैं नहीं कह रहा, ये IMF की, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है, स्टेट बैंक के गवर्नर इस बात को एडमिट कर रहे हैं। और नाज़रीन, कोई उम्मीद नहीं है अभी, 2020 ऐसे ही गुजरेगा। तो इसी पॉइंट के साथ मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगी। इंशाल्लाह आपसे होगी पीर को मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।